हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आरबी ग्रेड बी 2023 को टारगेट जो भी बच्चे कर रहे हैं तो उनके लिए सेशन बहुत ही यूजफुल है। क्वांट के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो क्वांट के हम एक सीरीज हमने चलाई है प्रॉपर, जिसमें हम मॉर्निंग 8 टू 10 AM तक आपको कुछ सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्वांट के कुछ सेशन है, रीजनिंग के सेशन है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के सेशन है। तो क्वांट के लेक्चर आप तक पहुंच रहे होंगे। तो आज रीजनिंग का जो पहला लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ भी हम वो टॉप 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट टॉपिक होगा। इसके बाद वो टॉपिक आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी इसके अलावा फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बस उनको प्रैक्टिस आपको करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। अगर आप ये सारे लेक्चर देखते हैं तो आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपको हर एक लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से देखना होगा, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। तो रीजनिंग में आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा सिलोगिज्म। तो आरबीआई ग्रेड बी में 3 to 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसमें चाहे रिवर्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन हो या बदलते हुए ट्रेंड का क्वेश्चन हो, ओनली अ फ्यू ओनली के साथ, वट एवर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो विद PYQ, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत मजेदार सेशन होगा। आपको डायग्राम बनाने में इश्यू आता है, नहीं आएगा आज के बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन इस सेशन को एंड तक देखो, और जितना अच्छा आप फीडबैक देंगे उतनी उतना हम आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लेके आते रहेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिलोगिज्म क्या है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जब तक हमें यही चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सिलोगिज्म जो है वो ये एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग। तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ये समझो कि सिलोगिज्म का मतलब ही क्या है। सबसे पहले तो डिस्कशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट दिए होंगे उनके बीच में कोई रिलेशन दिया होगा, उसको डिस्कस करना ही सिलोगिज्म है। तो क्वेश्चन की जो पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से होगा हमेशा। आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। फिर आपको कुछ कंक्लूजन दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है, और उसके बाद कंक्लूजन्स को चेक करना है, कंक्लूजन्स को चेक करना है। अब आपको इश्यू यहाँ आता है, या तो डायग्राम बनाने में इश्यू आता है या फिर चेक करने में इश्यू आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा इतना शानदार तरीके से कि आपको कभी भी डायग्राम बनाने में इश्यू आएगा ही नहीं, ठीक है, और आप कंक्लूजन भी बहुत आराम से चेक कर पाएंगे। लेकिन अगले 1 से 1.5 घंटे तक आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। कॉपी पेन लेके आराम से बैठो और चीज़ों को समझो, नोट करो, और आज इसी क्लास में 3 से 5 नंबर पक्के कर लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कहीं और से ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन अपडेटेड भी तो है ना। दूसरा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो रिवर्स सिलोगिज्म के हैं, ठीक है। अब ये रिवर्स सिलोगिज्म क्या है, आपको क्या करेगा, कुछ कंक्लूजन दे देगा, 1 2 3 कुछ कंक्लूजन दे दिया, और जो फिर 5 ऑप्शंस होंगे ना, इन 5 ऑप्शंस के अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट देगा, ठीक है। जैसे यहां 3 4 स्टेटमेंट दे दी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो आपको बताना है कि ये कंक्लूजन इनमें से किस सेट ऑफ स्टेटमेंट से फॉलो होंगे, ठीक है। यानी इसी को रिवर्स बोलते हैं। यहां स्टेटमेंट देके डायग्राम बनाना है, फिर कंक्लूजन चेक करना है। यहां पे कंक्लूजन दिए हैं, तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में क्या फर्क है, आपको यहां से एक सिंगल डायग्राम बनाना है सिर्फ, फिर कंक्लूजन चेक करने हैं। बट यहां आपको हर एक ऑप्शन से सेट ऑफ स्टेटमेंट उठाओगे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको कंक्लूजन चेक करने पड़ेंगे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर बेसिक्स अच्छा होगा, डायग्राम पे कमांड अच्छी होगी, तो बनाना आसान होगा, ठीक है। आजकल एग्जाम में कोडिड सिलोगिज्म भी पूछने लगा है, आरबीआई तो नहीं पूछ रहा अभी तक, अदर एग्जाम्स में तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेंगे, और PYQ भी लेंगे,
काफ़ी सालों के 2018, 19, 21, 22 सारे PYQ भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं आपको पूरा समझाऊंगा पहले बेसिकली कि कैसे डायग्राम बनता है, कैसे कंक्लूजन्स को चेक करते हैं, और फिर PYQ पे ही अप्लाई करेंगे उनको, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि अगर PYQ से पॉसिबल है, PYQ सोल्व होगे तो फिर तो एग्जाम में कर ही लोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट दी होंगी कुछ, वो स्टेटमेंट क्या करती है, स्टेटमेंट का क्या काम है। स्टेटमेंट क्या करेगी हमें, इट विल प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट हमें एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है। जैसे सम ए आर बी, तो यहाँ कुछ वर्ड है जैसे सम, तो ये सम वर्ड ए और बी के अंदर रिलेशन बना रहा है। नो बी आर सी, तो यहाँ ये नो वर्ड है जो बी और सी में रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान रखो ये इलॉजिकल होती है नेचर में। जैसे कहा कि सम डॉग आर कैट, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ डॉग जो कैट हों, लेकिन आपको क्या करना है, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानना पड़ेगा। वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आपके अपना ओपिनियन लगाने से कुछ नहीं होता, जो स्टेटमेंट में दिया है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ मानो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ो, फिर डायग्राम बनाओ, और फिर कंक्लूजन चेक करो। ठीक है जी, तो कंक्लूजन क्या करता है, कंक्लूजन हमें इट प्रोवाइड अस द हिडन रिलेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो कुछ तो जो होंगे जो सामने से दिख रहे होंगे, कुछ कंक्लूजन होते हैं जो विजिबल होते हैं, ऐसे कंक्लूजन्स को बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेट कंक्लूजन। कुछ होते हैं जो नॉन विजिबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन विजिबल, तो उनको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो विजिबल और नॉन विजिबल के बीच में बहुत सारे रिलेशन होंगे, वो आगे मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वहां पे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो कंक्लूजन से हमें पढ़ेंगे, जो कंक्लूजन है वो कुछ हिडन रिलेशनशिप है वो हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो यही काम है अपना, स्टेटमेंट पढ़ो, डायग्राम बनाओ और कंक्लूजन चेक करना है। ठीक है, अब कौन से वर्ड हैं ऐसे कि आपको डायग्राम बनाने में इश्यू आता है। आप पढ़ते होंगे सर उसने दे दिया कहीं ओनली या फ्यू, ठीक है, कहीं ओनली यूज कर दिया, कहीं कैन नेवर बी यूज कर दिया। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये चार ही वर्ड होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नोट। ये जो वर्ड हैं ओनली, अ फ्यू, ओनली, कैन नेवर बी, ये इन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट है, कुछ नहीं है, फर्दर डेवलपमेंट है। तो अगर आपको इन चार वर्ड का यूज करके डायग्राम बनाना आ गया तो ये सारे वर्ड इन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट है, इन्हीं से बने हैं। तो इनका मतलब मैं आपको समझा दूंगा, तो आपसे डायग्राम बनाने में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो वर्ड विच वी यूज टू डिफाइन द रिलेशन, वो चार ही वर्ड हैं जो रिलेशन को डिफाइन करेंगे। मतलब जो डायग्राम बनाएंगे वो ये चार वर्ड होंगे सिर्फ, बाकी और किसी वर्ड से कुछ डायग्राम नहीं होता है। इनका मतलब इन्हीं वर्ड्स के रूप में निकलेगा, वो मैं बताऊंगा। तो इसमें दो वर्ड स्टेबल होते हैं, ऑल और नो, और दो अनस्टेबल होते हैं, सम और सम नॉट। ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, ये जो चार वर्ड होते हैं इनसे डायग्राम कैसे बनाना है। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे, चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, चलो गड़बड़ नहीं करनी है, मैं बताऊंगा डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहला है सम ए आर बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, जब भी हम सम ए आर बी का डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम हमेशा बनेगा कि अगर ये ए है ये बी है तो ए का कुछ पार्ट जो है बी के साथ कॉमन है, तो ये सही डायग्राम है इसका। कुछ पॉसिबल डायग्राम भी बना लेते हैं कि सम ए आर बी, ये बन गया। ठीक है, तो पॉसिबल डायग्राम नहीं होते, ये ध्यान रखना, कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं होता। तो ये सम ए आर बी का डायग्राम आपको कभी नहीं बनाना कहीं भी। ठीक है, तो सम ए आर बी का एक ही डायग्राम है जो आपको बनाना है, वो ये वाला सम ए आर बी। ठीक है, उसके बाद ऑल ए आर बी, इसका एक ही डायग्राम है कि जो सारे ए हैं वो बी है, तो ये ऑल ए आर बी, यही एक डायग्राम है ऑल ए आर बी का। सम ए आर नोट बी, अब इसको भी इस तरीके से बनाते हैं हम कि ये ए है ये बी है, तो ए का कुछ पार्ट ए है और ये ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। बिल्कुल गलत, आप नहीं बोल सकते इसको कि ये ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। इसका जो परफेक्ट डायग्राम बनेगा वो ये होगा कि अगर ये ए है तो ए का ये पार्ट है, ये पार्ट सिर्फ, ये बी नहीं है। तो सम ए आर नोट बी का ये एक परफेक्ट डायग्राम है, और कोई डायग्राम नहीं बनता। क्लियर है भाई। नो ए आर बी, इसको भी गलत बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं ए और बी,
कि ये ए और बी है, ये रॉन्ग है बच्चे, यहाँ तो कोई रिलेशन बना ही नहीं। ए का बी के साथ है रिलेशन लेकिन नो का है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा हमेशा कि ये ए है और नो ए आर बी, तो कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट डायग्राम है। तो जिसको ये डायग्राम बनाने आगे इस तरीके से, उससे सिलोगिज्म का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये बनेगा हमेशा। क्लियर है, ध्यान रहेगी सबको। तो डायग्राम सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नोट बी और नो ए आर बी, आपको ये बनाना है। क्लियर है, चलो। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में भी ध्यान रखिए। कई बार आप बोलते हो कि सर रिवर्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन पूछता है, टाइम लगता है, तो उसमें से कुछ स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती हैं। जैसे हमेशा ध्यान रखो, कुछ स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, कुछ स्टेटमेंट नेगेटिव होती है। तो जहां ऑल और सम वर्ड का यूज हो जाए वो स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, और जहां नो और सम नोट का यूज होगा वो स्टेटमेंट नेगेटिव होती है। ठीक है, दूसरी एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा। डेफिनेट के केस में, पॉसिबिलिटी की नहीं बात कर रही, जब डेफिनेट कंक्लूजन होंगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं बन सकता। एग्जाम्पल लेके चेक करो, जैसे मैंने कहा कि सम ए आर बी, ये एक स्टेटमेंट है मेरे पास, और कंक्लूजन है कि सम ए आर नोट बी। देखते ही गलत कर दो, क्योंकि सम ए आर बी पॉजिटिव है, सम ए आर बी नेगेटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता कभी भी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, लेकिन डेफिनेट के केस में पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम, डेफिनेट की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। इसके अलावा मैंने आपको 4 वर्ड बताए हैं, सम, ऑल, सम नोट और नो। तो ये सेकेंडरी वर्ड की पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको ध्यान रखो। अगर आपको कहीं पे फ्यू वर्ड मिलता है, अगर उसने बोला कि फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब सेम है कि आपको इसे ट्रीट करना है एज सम ए आर बी। फ्यू का मतलब सम, यानी कि ये जितने भी वर्ड हैं इस कॉलम में, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज लाइक सम। कहीं पे लिखा है अ फ्यू ए आर बी, दैट मीन्स उसका भी मतलब है सम ए आर बी। कहीं लिखा है एट लीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम, मिनिमम, मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, अ पोर्शन ऑफ, मोर, जनरली, 0.1% से 99.9%। कहीं पे लिखा है कि 56% ऑफ ए आर बी, उसका मतलब भी यही है कि सम ए आर बी। तो इन सभी वर्ड को सम की तरह ट्रीट करना है, और इन सभी वर्ड को ऑल की तरह ट्रीट करना है। कहीं पे लिखा है ईच ए आर इज बी, ईच ए इज बी, तो दैट मीन्स एवरी ए आर बी, तो दैट मीन्स ऑल ए आर बी। एनी ए आर बी, तो ओनली ए आर बी, तो ऑल बी आर। ओनली का केस में आपको समझाऊंगा आगे। 100%, अगर कोई भी कीवर्ड नहीं है, सिर्फ सिंपल लिखा है ए आर बी, तो दैट मीन्स वो ऑल होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ये सम नोट की तरह ट्रीट करने हैं, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम। ठीक है, ये जो वर्ड है नन, नेवर, नो वन, ये नो की तरह आपको ट्रीट करने हैं। तो ये सेकेंडरी वर्ड की पूरी लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ केस नहीं लिए हैं, जैसे कैन नेवर बी आपका नहीं लिया मैंने, यहाँ पे ओनली अ फ्यू नहीं लिया है, ओनली तो ले लिया है, ये सारे आगे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, सब मतलब मैंने अगर बोला है ना कि पूरा टॉपिक खत्म होगा, दैट मीन्स होगा डेफिनेटली, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन गारंटी है कि क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। ठीक है, चलो। इसके बाद कंक्लूजन 2 टाइप के होते हैं। बहुत सारे बच्चे समझ रहे, बोल रहे होंगे ना सर अभी आप बोल रहे थे डेफिनेट, तो डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन में क्या फर्क होता है? एक डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं। तो जहां पे एब्सेंस ऑफ कैन, मे और पॉसिबिलिटी की, जहां ये वर्ड ना दिए गए हों, कैन, मे, पॉसिबिलिटी, वो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कैन नेवर। ठीक है, कैन नेवर को हमेशा डेफिनेट में रखना है आपको, क्योंकि कैन नेवर में कैन है ना, तो कैन नेवर को सम नोट की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? सम नोट की तरह। आगे एग्जांपल भी लेंगे हम। तो सम ए आर बी, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है, और ऑल ए कैन नेवर बी, हालांकि कैन आ गया लेकिन कैन नेवर आया है ना, तो इसीलिए इसको आपको डेफिनेट की कैटेगरी में रखना है।
ठीक है। बाकी इंडेफिनेट कौन से होते हैं? जिनमें कैन की प्रेजेंस हो, मे की प्रेजेंस हो, पॉसिबिलिटी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंडेफिनेट। जैसे नो ए कैन बी बी, इसका मतलब है कि नो ए कैन बी बी, ये पॉसिबिलिटी का केस है। सम ए मे बी बी, ये पॉसिबिलिटी का केस है। समझ रहे हो ना? कैन में इन सब का मतलब पॉसिबिलिटी ही है। लेकिन बस ये एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, कैन नेवर आया है तो उसको डेफिनेट की तरह ट्रीट करना है आपको। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अब मैं आपको एक, देखो ये 15 जो है वो कंक्लूजन बनते हैं किसी भी स्टेटमेंट से। अगर आप एक वन लाइनर स्टेटमेंट उठाते हो, सपोज मेरे पास सम ए आर बी है, तो ये 15 जो है वो कंक्लूजन बन सकते हैं, इनके अलावा कोई कंक्लूजन नहीं बनता। तो आज मैं आपको, देखो इतना कोई नहीं करेगा आपके लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। मैं आपको एक स्टेटमेंट से ये 15 के 15 कंक्लूजन चेक करके बताऊंगा कि कैसे चेक करना है और किस तरीके से आंसर करना है। तो जिसको यहां तक समझ में आ गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन ये एक बार ध्यान से समझ लो, यहां खुद ट्राई मत करना, मैं बता रहा हूं आप समझो, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक अ कंक्लूजन, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो पहले सम ए आर बी, पहले इसका डायग्राम बनाओ। सम ए आर बी का यही डायग्राम बनता है कि ये ए है तो ये बी है, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये दोनों का क्या है? कॉमन पार्ट। 1 सेकेंड मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद सवाल गलत नहीं होगा अगर ध्यान से सुन लिया। ये क्या है? कॉमन पार्ट है दोनों का। कौन सा पार्ट है दोनों का? कॉमन पार्ट। समझ रहे भाई? तो जो कॉमन पार्ट है वो हमेशा डेफिनेट की बात करेगा। किसकी बात करेगा? डेफिनेट की। कॉमन पार्ट हमेशा डेफिनेट की बात करेगा, तो और पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेगा। पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेगा। पहला पॉइंट ध्यान में रखना। ये जो पार्ट है आप समझो ध्यान से, ठीक है। ये जो पार्ट है ये बच गया ए का, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट कौन सा है? ये ब्लैंक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हमेशा ब्लैंक पार्ट। तो जो ब्लैंक पार्ट होगा वो हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करेगा। किसकी बात करेगा? पॉसिबिलिटी की, ठीक है। किसकी बात करेगा? पॉसिबिलिटी की, ठीक है। कभी भी डेफिनेट की बात नहीं करेगा। बात समझ में आई? ब्लैंक पार्ट हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करेगा, डेफिनेट की बात नहीं करेगा। जो कॉमन पार्ट है वो हमेशा डेफिनेट की बात करेगा, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेगा, ठीक है। कॉमन पार्ट डेफिनेट की बात करेगा, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेगा। जो ब्लैंक पार्ट है वो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, डेफिनेट की बात नहीं करेगा। बात समझ में आई? जिसको इतना समझ में आ गया उससे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता कभी भी। कैसे? देखो पहला कंक्लूजन चेक करना है, सम ए आर नोट बी। सम ए आर नोट बी, ठीक है। सम ए आर नोट बी। अब देखो ए का ये पार्ट तो बी है, समझ रहे हो आप? यहां से ए का ये पार्ट बी है, ठीक है। ए का ये पार्ट बी है, ठीक है। ए का ये पार्ट बी है। वो कह रहा है कि जो ये पार्ट है ये बी नहीं है। सम ए आर नोट बी, कि ये जो पार्ट बच गया ए का ये बी नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा कि ये पार्ट ब्लैंक पार्ट है, और ब्लैंक पार्ट पॉसिबिलिटी की बात करेगा, डेफिनेट की बात नहीं करेगा। तो यहां पे ये कंक्लूजन गलत है, क्योंकि सम ए आर नोट बी ये तो डेफिनेट है ना, ये तो क्या है? एक डेफिनेट कंक्लूजन है। और जो ब्लैंक पार्ट है वो हमेशा किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की। तो ये गलत है यहां। अब कह रहा है ऑल ए आर बी। अब देखो भाई ए का ये पार्ट तो बी है, लेकिन ऑल ए में तो ये पूरा पार्ट भी आएगा, और ये पार्ट किसकी बात करेगा? ये तो पॉसिबिलिटी की बात करेगा। और यहां पे बात किसकी हो रही है? डेफिनेट की बात हो रही है। तो ये पार्ट तो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, तो डेफिनेट वाले तो सारे रॉन्ग हो जाएंगे इस पार्ट से। इस पार्ट से डेफिनेट जो भी पूछेगा वो सब रॉन्ग है, सिर्फ पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। जैसे थर्ड चेक करो, नो ए आर बी, कि कोई भी ए बी नहीं है। ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, ए का ये पार्ट तो बी है ही, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है? तो ये आपका गलत होगा। क्लियर है?
नेक्स्ट है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो बच्चे, ए का ये पार्ट ऑलरेडी बी है, तो कॉमन पार्ट की बात हो रही है ना, तो कॉमन पार्ट हमेशा डेफिनेट की बात करता, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता। तो जो ए का कुछ पार्ट बी ऑलरेडी है, डेफिनेट है, तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है? वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। जो भी चीज डेफिनेटली गिवन हो वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, ये ए का पार्ट तो बी है, लेकिन वो इसकी बात कर रहा है कि ये ए का कुछ पार्ट बी ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है। अब ये पार्ट तो पॉसिबिलिटी की बात करता है ना, तो ये पार्ट ए का बी हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां पे भी तो वही कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी जब, यस बिल्कुल, कि ये ए का कुछ पार्ट बी ना हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये बिल्कुल सही होगा यहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा ए बी हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, ए का ये पार्ट तो बी है ही, और ये पार्ट किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की। तो ये ए का पार्ट बी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? फॉलो करेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। कैसे सही होगा भाई? ए का तो कुछ पार्ट ऑलरेडी बी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी? ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा यहां पे। बात समझ में आई सबको? तो नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए का कुछ पार्ट ऑलरेडी बी है। नेक्स्ट है सम बी आर ए। सम बी आर ए, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि बी का ये पार्ट ए है, तो सम बी आर ए इज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट ए है, ये कॉमन पार्ट है बी और ए में, और कॉमन पार्ट डेफिनेट की बात करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम बी आर नॉट ए। अब इस पार्ट की बात हो रही है, क्या ये बी का कुछ पार्ट ए नहीं है? अब डेफिनेटली इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्लैंक पार्ट किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की। ऑल बी आर ए, क्या सारा बी ए होगा? अब बी का ये पार्ट तो ए है, बट बी का ये पार्ट भी ए हो, ये जरूरी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी की बात करेगा, लेकिन वो डेफिनेटली कह रहा है कि ऑल बी आर ए है। नेक्स्ट है नो बी आर ए। नो बी आर ए, तो कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है, नो बी आर ए, तो ये बी जो है ये ए नहीं है, लेकिन बी का ये पार्ट तो ए है, बी का ये पार्ट तो ए है, तो दैट मीन्स ये बिल्कुल गलत है यहां पे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी जो है वो ए की पॉसिबिलिटी है। जब बी का कुछ पार्ट ए है, तो हाउ कैन वी से कि सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी? जो चीज डेफिनेट होती है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। बी का कुछ पार्ट ए है, और जो डेफिनेट है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ जो बी है वो ए ना होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये बी है, ठीक है, ये बी है आपका, ठीक है, तो ये ए नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये पार्ट तो किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। भाई सारा बी ए, बी का ये पार्ट तो ए है ही, और ये किसकी बात करता है? पॉसिबिलिटी की, तो ये भी ए हो सकता है। नेक्स्ट है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये तो ऑलरेडी पार्ट ए है ही, तो नो बी आर ओ इज ए कैसे होगा? क्लियर है? तो ये जिसको समझ में आ गया उसके लिए कंक्लूजन चेक करना बिल्कुल दाएं हाथ का खेल हो जाएगा, कि जो कॉमन पार्ट है वो डेफिनेट की बात करेगा, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेगा, और जो ब्लैंक पार्ट है वो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, डेफिनेट की बात नहीं करेगा। बात समझ में आई? अगर इतना समझ में आ गया तो आपके लिए डायग्राम बनाना और उन्हें सोल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलो कंक्लूड करते हैं। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, पहला तो डायग्राम बनाना आ गया सबको, उसके बाद ये जो कंक्लूजन है मैंने चेक करना बताया, उसमें 3 चीजें ध्यान रखो। whenever there is no relation between any two element according to Venn diagram, then all type of definite conclusion will be treated wrong, whereas all type of possible condition between the same will be treated true. जब भी कोई डायग्राम है
मतलब ये डायग्राम है, ये ए है, सम ए आर बी सम बी आर सी, ये एक डायग्राम है। तो यहां वो कह रहा है कि जब जैसे सपोज यहां ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन होंगे वो सारे गलत होंगे, और जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वो सारी सही होगी। जैसे यहीं पे दिया होता सम ए आर सी, तो ए और सी में यहां कुछ भी डेफिनेट सही नहीं होगा, लेकिन यहीं पे होता कि सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जितने भी अगर कोई रिलेशन नहीं है दो एलिमेंट में डायरेक्ट, तो डेफिनेट सारे गलत होंगे, पॉसिबिलिटी सारी सही होगी। क्लियर है? सेकंड क्या है, वेन एवर वी विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रा ट्रू कंक्लूजन रिगार्डिंग द ब्लैंक स्पेस वी विल हैव टू यूज द वर्ड पॉसिबिलिटी। जो मैंने अभी बताया कि अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करेगा, यही यहां पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, ठीक है, नेवर ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, कि अलाउज पॉसिबिलिटी कि अगर दो एलिमेंट है ए और बी, इनके बीच में कुछ एग्जिस्टेंस है ये, तो ये पार्ट कभी भी पॉसिबिलिटी अलाउड नहीं करेगा कि इस पार्ट में कुछ भी रिलेशन बनाओगे तो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होगा। और अगर रिस्ट्रिक्शन है तब भी नहीं, कि जैसे ये है कि ए और बी, कि ये ए है और बी है, अगर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है तो भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। यहां आप नहीं बोल सकते कि नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी या ऑल ए आर बी, नहीं, यहां सिर्फ डेफिनेट ही बनेगा। तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन और ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आएगा। क्लियर है? जिसको भी इतनी सी कहानी समझ में आ गई वो हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कर लेगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा से 15-20 मिनट लगा मुझे आपको ये सब चीजें समझाने में, लेकिन अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करें तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2017 का है, पहले आप लोग ट्राई करो फटाफट से। ठीक है, बनाओ और देखो, अगर आपका बन गया तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो क्या है, पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद चेक करना है आपको। ठीक है, क्या है, ऑल ट्रेन आर बसेज, तो डायग्राम क्या बनेगा, सारी की सारी जो ट्रेन है वो बस है, ऑल ट्रेन आर बसेज। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल बसेज आर रिक्शा, सारी की सारी जो बस हैं वो रिक्शा है। पूरा नाम लिखना जरूरी नहीं, आप हिंट डाल के लिख सकते हो बड़े आराम से। देखो नेक्स्ट क्या है, नो रिक्शा इज अ प्लेन, कोई भी रिक्शा जो है वो प्लेन नहीं है, कोई भी रिक्शा प्लेन नहीं है, यही डायग्राम बनेगा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखो भाई क्या कह रहा है कि ऑल ट्रेन आर रिक्शा, तो ये ट्रेन है और ये रिक्शा है, तो सारी ट्रेन रिक्शा का ही पार्ट है, तो ये बिल्कुल सही है यहां पे। सेकंड है ऑल प्लेन बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे प्लेन ट्रेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रेन और प्लेन में रिस्ट्रिक्शन है। ये ट्रेन है और ये प्लेन है, और मैंने कहा था अभी आपको कि अगर दो एलिमेंट में रिस्ट्रिक्शन है तो वहां कोई भी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगी, और एग्जिस्टेंस है तो वहां भी नहीं होगी। तो जब ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी ट्रेन जब प्लेन नहीं है तो प्लेन ट्रेन कैसे हो सकता है? तो यहां पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। कितना मजेदार हो गया देखो सारी चीजें एक बार सीखने के बाद। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक बार अगर यहां से पढ़ लिया कोई टॉपिक तो फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही सिखा रहा हूं मैं, बेसिक भी। और यही ट्रिक्स हैं भाई, डायग्राम बनाना आ गया, सिलोगिज्म का क्वेश्चन सोल्व है बहुत आराम से, और पीवाई क्यों सोल्व कर रहे हैं हम देखो शुरू में ही। चलिए नेक्स्ट, ये आरबीआई ग्रेड भी 2018 का क्वेश्चन है, और एक नहीं है, देखो 4-4 5-5 स्टेटमेंट का डायग्राम बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आसान चूज किया है हमने। देखो सम जैकेट इज शर्ट, कुछ जो जैकेट है, जैकेट इज शर्ट, तो एसएच से इसको डिनोट कर लिया। सम शर्ट आर ट्राउजर,
कुछ जो शर्ट है वो ट्राउजर हैं, तो ट्राउजर को TR लिख लिया हमने। नो शूज आर टी शर्ट, अभी शूज और टी शर्ट कहीं नहीं आया तो इसको होल्ड पे रख लेते हैं। ऑल ट्राउजर आर शूज, सारे जो ट्राउजर हैं वो शूज हैं, ठीक है। अब यहां से ये भी बन जाएगा नो शूज आर टी शर्ट, तो कोई भी जो शूज है वो टी शर्ट नहीं है। क्लियर है। ऑल पैंट आर टी शर्ट, तो सारी पैंट जो है वो टी शर्ट है, तो ये पैंट ले लिया हमने यहां पे, ठीक है। ये हमारा पैंट है, सारी पैंट टी शर्ट है। अब जो भी चेक करना है वो फटाफट से हम विद इन सेकेंड्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या पहला, ऑल शर्ट बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। ये शर्ट है, ये टी शर्ट है, क्या सारी शर्ट टी शर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि शूज और टी शर्ट में रिस्ट्रिक्शन है, और जहां रिस्ट्रिक्शन हो वहां पॉसिबिलिटी नहीं होता। और शर्ट का ये पार्ट शूज के अंदर आता है, समझ रहे हो? तो शर्ट का ये पार्ट शूज के अंदर आता है और कोई भी शूज टी शर्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सारी शर्ट जो है वो टी शर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर है। नेक्स्ट है सम शूज आर ट्राउजर, बिल्कुल सही है भाई, कि सम शूज, क्या शूज का ये पार्ट जो है सारा ये ट्राउजर ही तो है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम जैकेट आर टी शर्ट, क्या कुछ जैकेट टी शर्ट हैं? ये जैकेट है, ये टी शर्ट है। जब दो एलिमेंट में कोई भी रिलेशन ना हो तो कुछ भी डेफिनेटली ट्रू नहीं होता, ये मैंने बताया था अभी आपको, तो ये गलत है। सम शर्ट्स बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ शर्ट टी शर्ट हो सकती है? देखो ये शर्ट है, ये टी शर्ट है, मैंने आपको कहा था अगर ये ए है, ये अगर बी है, इनमें अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सारी सही होगी, यही बताया था। तो यहां शर्ट और टी शर्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो कह रहा है कि सम शर्ट बीइंग टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी। रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, ये पार्ट में रिलेशन है, लेकिन इसकी बात, ये पार्ट जो बच गया ये तो हो सकता है ना। आप ये समझो शर्ट का ये पार्ट टी शर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्ट शूज का पार्ट है, शूज और शर्ट में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये पार्ट तो ब्लैंक है ना, ये किसकी बात करेगा? ये तो पॉसिबिलिटी की बात करेगा। वो भी तो यही कह रहा है कि सम शर्ट बीइंग टी शर्ट इज अ, यस, ये जो बच गया पार्ट ये टी शर्ट हो सकता है, तो यहां पे ओनली 2 और 4 फॉलो करेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलो ऑलरेडी पहले से ही आंसर लगा हुआ था, बट आप इस पे मत जाइए, हम प्रूव करेंगे, है ना। आरबीआई ग्रेड बी 2018 का क्वेश्चन है ये भी। पहला देखो क्या है, नो कलर इज पेपर। वीडियो पॉज करो भाई, पहले खुद से बनाओ, फिर मेरे साथ चेक करो, और आपको पता होना चाहिए कि कोई कंक्लूजन फॉलो करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता। ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है, ठीक है। नो कलर इज पेपर, कोई भी कलर, ये कलर है, ये पेपर नहीं है, तो नो कलर इज पेपर। सम पेपर इज बुक, कुछ पेपर जो है वो बुक है। ऑल बुक आर इरेजर, सारी जो बुक है वो इरेजर है। ऑल पेन आर कलर, सारे के सारे जो पेन हैं वो कलर हैं, तो ये पेन है और ये कलर है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करो भाई। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम पेपर आर इरेजर, बिल्कुल सही बात है, ये पार्ट पेपर का इरेजर है, तो सही है। ऑल पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पेन इरेजर हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि पेन का और इरेजर का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इस पार्ट का रिलेशन है, ये पार्ट इरेजर का पेपर है और कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो मतलब कोई भी पेपर इरेजर नहीं है इस पार्ट के साथ, लेकिन ये जो बच गया पार्ट यहां तो आ सकता है ना पेन, बहुत आराम से, तो ये बिल्कुल सही है यहां पे कि पेन इरेजर हो सकते हैं, ठीक है। सम पेन आर इरेजर, क्या पेन इरेजर हैं? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये पेन है, ये इरेजर है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्टली डेफिनेट कुछ भी ट्रू नहीं होगा। सम पेन आर नॉट इरेजर, ये पेन है, ये इरेजर है, फिर से दोनों में कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, तब तक डेफिनेट कुछ सही हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए क्या हो गया, 1 और 2 फॉलो होंगे। बात समझ में आई? कॉन्फिडेंस आ रहा है? मजा आना चाहिए। अब इतना सीख लिया तो उसको जो यूज करना भी सीखो, एग्जीक्यूट करना भी सीखो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन जितना चाहिए था आपको उतना मैंने आपको सिखा दिया है बेसिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4।
क्या बनेगा भाई, सम लैपटॉप आर चार्जर, कुछ लैपटॉप जो है वो चार्जर है, तो ये लैपटॉप ये चार्जर। सम चार्जर आर मोबाइल, कुछ चार्जर मोबाइल है। नो मोबाइल इज वायर, कोई भी मोबाइल वायर नहीं है। सम वायर आर केबल, कुछ वायर जो है वो केबल है। यही बनेगा भाई। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, क्या कंक्लूजन होगा। सम लैपटॉप आर मोबाइल, अब ये लैपटॉप है ये मोबाइल है, दोनों में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब तक कॉमन पार्ट नहीं होगा डेफिनेट तो कुछ भी सही होगा ही नहीं। सम लैपटॉप कैन बी मोबाइल, मैंने कहा था ये लैपटॉप है ये मोबाइल है, ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं है तो डेफिनेट कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो सारी सही होगी ना। तो यहां पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है ऑल चार्जर बीइंग केबल, जब ये चार्जर है ये केबल है, चार्जर केबल में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और जहां रिलेशन ना हो वहां पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2018 का क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं हमने बहुत। देखो क्या है, ऑल स्कूल आर कॉलेज, सारा जो स्कूल है वो कॉलेज है, ठीक है। सम कॉलेज आर हॉस्टल, कुछ कॉलेज जो है वो हॉस्टल है। ऑल हॉस्टल आर बिल्डिंग, सारा हॉस्टल जो है वो बिल्डिंग है। नो बिल्डिंग इज लैंड, कोई भी बिल्डिंग लैंड नहीं है। यही है। कंक्लूजन चेक करो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाना ना भूलें। आपको हर क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करके पहले खुद, 1.5 घंटे का लेक्चर होगा आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ के साथ। मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, अब प्रैक्टिस तो करो ना, ठीक है। चलो देखो क्या है कि सम लैंड बीइंग हॉस्टल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ लैंड के हॉस्टल होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो ये हॉस्टल है, ये बिल्डिंग का पार्ट है, और ये लैंड है। बिल्डिंग और लैंड में रिस्ट्रिक्शन है, और जहां रिस्ट्रिक्शन हो वहां पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं होता, ये मैंने आपको बताया है, तो ये बिल्कुल गलत। सम हॉस्टल इज स्कूल, क्या कुछ हॉस्टल स्कूल है, बिल्कुल। सम हॉस्टल इज स्कूल, नहीं भाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्कूल है ये हॉस्टल है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब तक कुछ कॉमन नहीं होगा तो वो डेफिनेट की बात नहीं करेंगे। तो सम हॉस्टल इज स्कूल गलत है। सम बिल्डिंग आर कॉलेज, सम बिल्डिंग आर कॉलेज, ये बिल्कुल सही है, ये पार्ट बिल्डिंग और कॉलेज का कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल बिल्डिंग आर स्कूल, क्या सारा बिल्डिंग स्कूल है, ये बिल्डिंग है ये स्कूल है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली सही नहीं हो सकता कुछ भी। तो यानी यहां पर सिर्फ 3 फॉलो होगा, तो आंसर होगा ओनली 3 फॉलो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये आरबीआई ग्रेड बी 2018 का क्वेश्चन है। ये देखो 4-4 5-5 स्टेटमेंट दिए हैं, और बड़े आराम से हम सेकंडों में बना सकते हैं फिर भी। ऑल वॉच आर टाइम, सारा वॉच जो है वो टाइम है, ऑल वॉच आर टाइम। ऑल टाइम आर क्लॉक, सारा टाइम क्लॉक है। सम वॉच इज पीरियड, तो सम वॉच इज पीरियड। सम लेट इज पीरियड, तो सम लेट इज पीरियड। अब तो सेकंडों में बन रहा होगा ना डायग्राम, मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो देखो चेक करो भाई कंक्लूजन 1 पहले, तो क्या देखो, सम क्लॉक आर पीरियड, बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो पार्ट है क्लॉक और पीरियड का कॉमन है, तो फिर ये डेफिनेट की बात करेगा। सम टाइम इज वॉच, सम टाइम, तो टाइम और वॉच का ये पार्ट कॉमन है, तो बिल्कुल सही होगा ये भी। सम लेट आर टाइम, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये लेट है और ये टाइम है, लेट और टाइम में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ भी कहना, ये ध्यान रखना कि डेफिनेटली चेक ही नहीं कर सकते हम, यहां कुछ चेक तो करना है। कहीं ये सोचो कि सर ने कह दिया कि डेफिनेटली सारे सही होंगे, नहीं, डेफिनेटली कुछ बनेगा ही नहीं यहां, तो गड़बड़। लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी, तो पॉसिबिलिटी चेक तो करो ना। ऑल वॉच आर क्लॉक, बिल्कुल सही है भाई, ये वॉच है ये क्लॉक है, तो सारा वॉच क्लॉक में ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट, ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 के क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो
और फिर बनाओ। ठीक है भाई, चलो देखो यहां आ गया ओनली अ फ्यू। तो पहले ओनली अ फ्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, ओनली अ फ्यू वर्ड का मतलब होता है सम और सम नोट दोनों। सम भी होता है और सम नोट भी होता है। ठीक है, जैसे कहीं दिया है कि ओनली अ फ्यू ए इज बी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा, इसको दो तरीके से ट्रीट करना है कि सम ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा बच्चे, कभी भी। ठीक है, ऐसे बनेगा कि ये ए है, ये बी है, तो ए का ये पार्ट तो बी है, लेकिन यहां पे ऐसे बना लो कि ए का ये पार्ट बी नहीं है। तो ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम बनेगा हमेशा। समझ रहे हो? ये ओनली अ फ्यू का डायग्राम बनेगा हमेशा, कोई इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओनली अ फ्यू का मतलब है सम और सम नोट दोनों, और डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा। तो यहां पे दिया है ओनली अ फ्यू मैन आर बॉयज, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि अगर ये मैन है, ये बॉयज है, तो ये पार्ट मैन का बॉयज होगा और ये पार्ट मैन का बॉयज नहीं होगा। ठीक है, तो आप घबराओ मत, कोई भी वर्ड आएगा सबके डायग्राम ऑल सम नो इन्हीं से बनेंगे। ये सिर्फ कुछ वर्ड फर्दर डेवलपमेंट है बस। नेक्स्ट है ऑल बॉयज आर किड्स, सारे बॉयज जो हैं वो किड्स हैं। नो किड्स आर चिल्ड्रन, कोई भी किड्स जो है वो चिल्ड्रन नहीं है। तो ये बनेगा डायग्राम। चेक करो भाई, क्या देखो, देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, सम मैन आर नॉट चिल्ड्रन। सही बात कह रहा है भाई कि कुछ मैन चिल्ड्रन नहीं है, क्योंकि मैन का ये पार्ट किड्स है, ये वाला मैन का ये पार्ट किड्स है और किड्स चिल्ड्रन नहीं है। तो अगर किड्स और चिल्ड्रन में रिस्ट्रिक्शन है तो इस पार्ट में भी तो चिल्ड्रन के साथ रिस्ट्रिक्शन होगी कि ये पार्ट भी मैन का चिल्ड्रन नहीं होगा। तो बिल्कुल सही है। सम मैन आर नॉट बॉयज, बिल्कुल सही है भाई, मैन का ये वाला पार्ट बॉयज नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू मैन आर बॉयज का मतलब तो यही है कि सम मैन आर बॉयज और सम मैन आर नॉट बॉयज। तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भाई, तो चेक करो, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2019 का क्वेश्चन है। क्या है देखो, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, सारे ट्री प्लांट हैं, ऑल ट्रीज आर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है सम प्लांट आर बुशेज, तो कुछ प्लांट जो है वो बसेज है। ओनली अ फ्यू बसेज आर ग्रास, ओनली अ फ्यू, तो दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ द बसेज इज ग्रास और सम पार्ट ऑफ द बसेज इज नॉट ग्रास। यही तो बनता है ओनली अ फ्यू, है ना? अब चेक करो भाई, क्या है देखो, नो प्लांट इज ग्रास, कोई भी प्लांट ग्रास नहीं है। अब देखो, प्लांट का कोई भी पार्ट ग्रास नहीं है, ये प्लांट है, ये ग्रास है, और दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। और जब तक कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम डेफिनेट कुछ भी नहीं कह सकते। ये भी एक डेफिनेट रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन डेफिनेट है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑल बुशेज कैन बी ग्रास, पॉसिबिलिटी है, ऑल बुशेज कैन बी ग्रास, क्या सारा बुशेज ग्रास हो सकता है? ये पार्ट बुशेज का ग्रास नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली अ फ्यू बुशेज इज ग्रास का मतलब है सम बुशेज इज ग्रास और सम बुशेज इज नॉट ग्रास, दोनों डेफिनेट है। तो जो चीज डेफिनेट होती है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो ये भी सही नहीं होगा। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए और खुद से बनाओ पहले, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। और हर एक क्वेश्चन में आपको यह पता होनी चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है तो क्यों है, और ये नहीं है तो क्यों है, ये कंक्लूजन सही है तो क्यों है, और ये कंक्लूजन सही नहीं है तो क्यों नहीं है। जब तक ऐसा नहीं वो आएगा, आपको भरोसा आएगा, तो आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या है, ओनली अ फ्यू डिनर्स आर केक, ओनली अ फ्यू डिनर्स, तो ओनली अ फ्यू डिनर आर केक, तो कुछ डिनर केक हैं और कुछ डिनर केक नहीं है। नो डिनर इज एप्पल, कोई भी डिनर जो है वो
एप्पल नहीं है, तो मैंने यहाँ नीचे की तरफ बना दिया कि ये डिनर एप्पल नहीं है। ओनली अ फ्यू एप्पल आर फिगर, ओनली अ फ्यू एप्पल आर फिगर, तो ये एप्पल का ये जो पार्ट है ये फिगर नहीं है और कुछ पार्ट फिगर है। ओनली अ फ्यू का तो मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब देखो कि क्या बनेगा यहाँ पे भाई, कंक्लूजन चेक करो। फर्स्ट देखो क्या है, सम एप्पल आर नॉट फिगर, बिल्कुल सही है, क्योंकि ओनली का तो मतलब ही यही है, तो एप्पल का ये पार्ट फिगर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट। ओनली अ फ्यू का मतलब है सम एप्पल आर फिगर, सम एप्पल आर नॉट फिगर। नो एप्पल इज केक, अब ये एप्पल है ये केक है, अब एप्पल का ये पार्ट केक नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट डिनर का भी है, डिनर और केक का कॉमन है, तो ये पार्ट तो, लेकिन ये पार्ट तो हो सकता है ना, लेकिन वो तो डेफिनेटली कह रहा है कि है ही नहीं, तो गलत बात कर रहा है, इसलिए यहां पे सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो होगा। मजा आ रहा है सेशन में, सबको मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि मजा आ रहा है। फटाफट से टाइप करो कि यस सर वी आर एंजॉइंग दिस सेशन। क्या आपको सुबह उठ के 8 बजे इस सेशन इतना अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है, जो आपका प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर अब भी मजा नहीं आ रहा तो फिर शायद आपका आरबीआई ग्रेड भी बनने का जो सपना है वो सपना ना रह जाए। जागो नींद से, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करो अगले 2 महीने, और जब तक ऐसा नहीं करोगे बहुत मुश्किल होगा बच्चे। ठीक है, तो अगर मजा आ रहा है तो फटाफट सेशन में टाइप करो यस वी आर एंजॉइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, अब कुछ ओनली से भी ले लिया हमने। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, मैंने कहा है आपको कि ये सेशन देखने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना, सब कुछ कवर करवा दूंगा आराम से। क्या है, ओनली पेंसिल इज पेन, ये ओनली का कंसेप्ट भी समझ लो। कहीं पे ओनली आया, ओनली, ठीक है, तो जैसे लिखा ओनली ए इज बी, तो इसको हमेशा, इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। ठीक है, ऑल बी आर ए, बात समझ में आई। तो इसका डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा कि जो बी है वो सारा ए है, तो ओनली ए इज बी का मतलब है ऑल बी आर ए, तो यानी कि जो ए है वही बी हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां भी ओनली आ गया ना, ओनली यानी बी का एक्सेप्ट ए देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशन विद एनीवन, नो पॉजिटिव रिलेशन विद एनीवन, एनी एलिमेंट। ठीक है, बी का ए को छोड़कर किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, पॉजिटिव, समझ रहे हो, पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, बी का ए के साथ बन सकता है, बाकी किसी के साथ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना, ये ओनली का कंसेप्ट होता है। एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने कहा कि एक ओनली स्टेटमेंट है, ओनली क्वेश्चन पे भी आएंगे, ए इज बी और सम ए आर सी। ठीक है, और कंक्लूजन दे दिया हमें कि सम बी इज सी और ऑल बी, या ऐसे लिख लो सम बी आर नॉट सी। ठीक है, जब आप इसको डायग्राम बनाओगे ओनली ए इज बी, तो ऑल बी आर ए, यही बनेगा, और सम ए आर सी तो सम ए आर सी। अब आप पहला कंक्लूजन चेक करो, सम बी इज सी, तो बी का सी के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। कहीं आप ये सोच रहे हो सर इसका ये डायग्राम बना सकते थे, ये डायग्राम बना दे ऐसे, नहीं, कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं बनाना आपको। बी का ए को छोड़ के किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन सही नहीं हो, हाँ नेगेटिव सही होगा, सम बी आर नॉट सी, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ए ही बी हो सकता है, बी और किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनाएगा, पॉजिटिव, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना। क्लियर है, जैसे यहां क्वेश्चन देखो, ओनली पेंसिल इज पेन, यस, यानी ऑल पेन इज पेंसिल। ठीक है, नो बॉक्स इज पेंसिल, कोई भी बॉक्स जो है वो पेंसिल नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है सम इरेजर इज बॉक्स, सम इरेजर, ये इरेजर है और ये बॉक्स है। क्लियर है, अब देखो क्या है कंक्लूजन,
नो पेन इज बॉक्स, बिल्कुल सही है भाई। जो पेन है वो तो बॉक्स है ही नहीं, पेन का बॉक्स के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन बनेगा ही नहीं, नेगेटिव बनेगा बस, तो बिल्कुल सही है। नो इरेजर इज पेंसिल, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये इरेजर है, ये पेंसिल है, नो का मतलब ये सारा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी की बात करेगा, डेफिनेटली कुछ भी सही नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो करेगा, ये ओनली के केस में ध्यान रखना है आपको। बात समझ में आई? किसके केस में ध्यान रखना है? ओनली के केस में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और हमने कितने बढ़िया क्वेश्चन लिए, मतलब मैंने कहा था कि बहुत, देखो कोई हल्का फुल्का क्वेश्चन भी नहीं लिया मैंने, आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया, और अब देखो कितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या है देखो सम, लेकिन कमेंट करके पक्का बताना ये आपको लेक्चर कैसा लगा। मैं बहुत अच्छे उसकी उम्मीद कर रहा हूं। अगर आपको लगेगा, आप जैसा फीडबैक देंगे मैं उसी अकॉर्डिंग आपके लिए और दूसरे लेक्चर भी लेके आऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा मतलब वो बोलते हैं ना कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल रही हैं, तो कमेंट करके पक्का बताना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखूंगा कि जैसे आपके कमेंट आएंगे उसी अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट लेक्चर्स भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, देखो क्या है, सम ओशियन इज वाटर। सम ओशियन यानी कि ये ओशियन है, कुछ ओशियन जो है वो वाटर है। ठीक है, सम रिवर इज सी, रिवर और सी अभी तक नहीं आया, होल्ड कर लो। नो सी इज ओशियन, कोई भी जो सी है वो ओशियन नहीं है। ठीक है, और सम रिवर इज सी, तो सम रिवर इज सी। ओनली ओशियन इज लेक, तो ऑल लेक इज ओशियन। क्लियर है भाई? अब देखो यहां पे क्या होगा, सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई लेक के साथ ओनली आया है यहां, तो लेक का किसी के साथ भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे वो डेफिनेट हो चाहे पॉसिबिलिटी हो। ओनली का केस ये ध्यान रखना है आपको। तो सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी गलत होगा यहां। नो लेक इज सी, बिल्कुल सही है भाई। लेक का पॉजिटिव नहीं बन रहा किसी के साथ, तो नेगेटिव तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी लेक सारा ओशियन का पार्ट है और ओशियन सी नहीं है। सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ वाटर, ये वाटर है ये रिवर है, वाटर और रिवर का दोनों के आपस में कोई है रिलेशन, लेकिन सी के साथ है ये, लेकिन वाटर और रिवर का ये पार्ट, ये तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है और वो भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही होंगे, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो। बात समझ में आई सबको? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग जो हैं वो कैट हैं। ये डॉग है ये कैट है, कुछ डॉग कैट है। सम कैट्स आर एनिमल, कुछ कैट जो हैं वो एनिमल है। क्लियर है? अब देखो, सम डॉग आर एनिमल, ये डॉग है ये एनिमल है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो अगर दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डेफिनेटली कुछ भी सही नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है नो डॉग इज एनिमल। अब डॉग और एनिमल में फिर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ भी सही नहीं होगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसा हो कि दो कंक्लूजन दे रखे हों, 2 कंक्लूजन दे रखे हों, दोनों रॉन्ग हो जाएं, तो आपके दिमाग में एक केस और आना चाहिए, आइदर और का। किसका आना चाहिए? आइदर और का। तो आइदर और के लिए पहली कंडीशन क्या है? बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, क्या दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है? रॉन्ग है। सेकंड कंडीशन चेक करो कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो सम डॉग आर एनिमल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। थर्ड कंडीशन चेक करनी है आपको कि जो एलिमेंट हैं आर सेम। ठीक है, जैसे यहां डॉग और एनिमल है, यहां भी डॉग और एनिमल है, तो यहां पे डॉग और एनिमल, यहां भी डॉग और एनिमल, एलिमेंट भी सेम है। तो चौथी चेक करो कि ये 2 पेयर बनने चाहिए, 2 पेयर। क्या? या तो सम और नो का पेयर बनना चाहिए, या फिर ऑल और सम नोट का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, बाकी और कोई पेयर नहीं चलेगा।
कि आप सोच रहे होंगे क्या सर ऑल और नो का पेयर हो सकता है? नहीं होगा, सिर्फ यही दो पेयर होने चाहिए। तो यहां सम भी है और नो भी है, तो दैट मीन्स ये जो केस बन गया ये आइदर और का केस होगा। तो जो आंसर होगा वो होगा आइदर वन और टू फॉलो। तो ये आपके माइंड में कब आएगा कि हमें आइदर और कब चेक करना है? जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाए। फिर उसके बाद चेक करो कि क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, क्या एलिमेंट सेम है, क्या इनमें से कोई पेयर है, तो मतलब वो आइदर हो रहा है, अदरवाइज वो नन फॉलो हो जाएगा, ना इधर फॉलो हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे भाई, ओनली अ फ्यू, कितना शानदार क्वेश्चन है, सारा कंसेप्ट पॉलिश हो जाएगा। वीडियो पॉज करो अभी और पहले क्वेश्चन खुद से सोल्व करो, देखता हूं बना पाओगे कि नहीं। सोल्व करो खुद से पहले, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करो। ओनली अ फ्यू इंटरनेट आर नेटवर्क, ओनली अ फ्यू, देखो सारे वर्ड आगे इसमें, ओनली अ फ्यू इंटरनेट आर नेटवर्क। तो सम इंटरनेट आर नेटवर्क, सम इंटरनेट आर नोट नेटवर्क, ठीक है। नो नेटवर्क इज ब्राउजर, कोई भी जो नेटवर्क है वो ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है ऑल ब्राउजर आर फायरबॉक्स, सारे ब्राउजर जो हैं वो फायरबॉक्स है। पहला कंक्लूजन चेक करना है आपको, क्या कि सम फायरबॉक्स आर नेटवर्क, क्या कुछ फायरबॉक्स नेटवर्क हैं? नहीं है, क्योंकि फायरबॉक्स नेटवर्क का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो तब तक डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते हम। नो नेटवर्क इज फायरबॉक्स, तो नेटवर्क और फायरबॉक्स में फिर से डेफिनेटली कुछ भी सही नहीं होगा। तो अब आप यहां पे आइदर और चेक करोगे। पहला क्या था? बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, बिल्कुल सही है भाई। सेकंड क्या था? कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक कंक्लूजन नेगेटिव। ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये भी बिल्कुल सही। थर्ड था एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, क्या यहां ऐसा है? देखो फायर नेटवर्क होना चाहिए था, यहां भी फायर और नेटवर्क होना चाहिए था, सेम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ये लिख लोगे सम नेटवर्क इज फायरफॉक्स सॉरी, तो इसका मतलब भी यही है सेम। इन दोनों में कोई ऐसी दुविधा नहीं है यहां पे, समझ रहे हो? इसका मतलब, या इसको ऐसे लिख लोगे नो फायरफॉक्स इज नेटवर्क, तो इसका मतलब भी वही होगा सेम। तो यहां पे एलिमेंट सेम है, क्योंकि अगर मैं उन एलिमेंट को सेम बनाऊं तो उसके रिजल्ट में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, दोनों का मतलब सेम है। और उसके बाद पेयर बनना चाहिए किसका? या तो ऑल और सम नोट का, या फिर सम और नो का। तो यहां पे सम और नो का पेयर भी है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। ठीक है, क्या होगा? आइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। क्लियर है भाई सभी को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने देखो नॉर्मल पढ़ा सारा, पॉसिबिलिटी भी पढ़ी, ओनली अ फ्यू भी पढ़ा, ओनली भी पढ़ा, आइदर और ये कंसेप्ट भी पढ़ लिया। अब बारी आती है रिवर्स सिलोगिज्म की। बहुत क्वेश्चन तो मैं आपको यहां प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि अब आप कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और अगर गलत हो जाए और जो मैंने सिखाया है वो उसको कहीं ऑफेंड करे तो मुझे बताओ आकर के आप, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता, लेकिन बशर्ते आपने अच्छे से फॉलो करना है जो चीजें मैंने आपको बताई है। क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो कमेंट पक्का करके जाना है, सबने बताना है मुझे फीडबैक कि कितना मजा आ रहा है। ठीक है, चलो ये रिवर्स सिलोगिज्म है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कंक्लूजन दे रखे हैं, नो लैपटॉप इज अ कंप्यूटर, सम पेन इज कंप्यूटर, और ये आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट है। क्या सबका डायग्राम बनेगा? वैसे तो बनाने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत जल्दी आप बना सकते हो। मैंने आपको सिखा दिया कि आप 10 सेकंड में डायग्राम बना सकते हो, तो फिर परेशानी क्या है? बना लो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप बनाओ, लेकिन डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। देखो जैसे नो लैपटॉप इज बग, नो बग इज कंप्यूटर, इन दोनों से ही नो लैपटॉप इज कंप्यूटर बनेगा कंक्लूजन। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर दो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उनसे कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो ये नो लैपटॉप इज कंप्यूटर एक डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये इन दो नेगेटिव स्टेटमेंट से नहीं बन पाएगा। खत्म कहानी।
और आगे लैपटॉप कहीं दे नहीं रखा है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट चेक करो, ऑल लैपटॉप आर बैग, ऑल बैग आर कंप्यूटर। अब देखो जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, तो ये भी एलिमिनेट भाई। बोलो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी तो चाहिए ना, आप तभी तो देख के एलिमिनेट कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चे, है ना? अगर जब तक बेसिक ही क्लियर नहीं होगा फिर कैसे करोगे? ये क्वेश्चन टाइम की डिमांड करते हैं, लेकिन आप अपने नॉलेज से, थॉट प्रोसेस से उस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। जहां नहीं कर पाओगे तो फिर वो तो सबको ही बनाना पड़ेगा, तो फिर आप नए थोड़े हो। तो वो तो एग्जामिनर की डिमांड है भाई सारे बनाओ, जो जल्दी बना लेगा वही जॉब ले जाएगा, वही फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नो ऑल लैपटॉप आर बग, नो बग इज कंप्यूटर। अब इससे पॉसिबल है, देखो इसको बनाओ, ऑल लैपटॉप आर बग, सारा लैपटॉप जो है वो बग है। नो बग इज अ कंप्यूटर, कोई भी बग कंप्यूटर नहीं है, नो बग इज अ कंप्यूटर। सम कंप्यूटर आर पेन, सम कंप्यूटर आर पेन। अगर फर्स्ट कंक्लूजन चेक करें तो दैट इज नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। ये लैपटॉप कंप्यूटर में नो का रिलेशन है, बिल्कुल सही है। सम पेन इज कंप्यूटर, यस सम पेन इज कंप्यूटर। तो यहां से ये डायग्राम बन जाएगा। तो एक ही डायग्राम बनाना पड़ा हमें, दो एलिमिनेट हो गए थे, आराम से काम चल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एलिमिनेट हो भी जाएंगे, जहां तक हो सकते हैं करो, अदरवाइज नहीं बनाओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो बाइक इज ट्रेन, सम कार आर नोट बस, सम ट्रक आर नोट ट्रेन। ठीक है, बनाना है आपको। अब यहां पे देखो, ऑल ट्रेन आर कार, ऑल कार आर बाइक, नो ट्रेन इज बस, 20% बस आर ट्रक। एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये सारे कंक्लूजन नेगेटिव हैं। तो क्या एक नेगेटिव स्टेटमेंट से, एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो सब में नेगेटिव रिलेशन नहीं बना सकती ना, तो देखते ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यहां पॉसिबल है क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट जोड़ सकती है आपस में, तो इसको बना लेते हैं। सम ट्रेन आर कार, यहां पे बनाते हैं सम ट्रेन आर कार। नो कार आर बाइक, कोई भी कार बाइक नहीं है। नो ट्रेन इज बस, कोई भी ट्रेन बस नहीं है। ईच बस इज ट्रक, ईच बोला था मतलब ऑल बस इज ट्रक, ईच का मतलब यही है। ठीक है, अब क्या है देखो भाई, फर्स्ट है नो बाइक इज ट्रेन। आप कैसे कह सकते हो ये बाइक है ये ट्रेन है, दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है कहीं तक भी दूर तक, तो ये भी एलिमिनेट। नेक्स्ट देखो आगे, सम ट्रेन आर कार, ओनली कार आर बाइक, नो ट्रेन इज बस, 10% बस आर ट्रक। तो अगर मैं चेक करूं, वैसे यहां से भी नेगेटिव बनेगा तो बनाना ही पड़ेगा इसको भी। देखो, सम ट्रेन आर कार, सम ट्रेन आर कार, ओनली कार आर बाइक, तो दैट मीन्स ऑल बाइक आर कार। लेकिन यहां ओनली आया है, ध्यान रखना। नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस। 10% बस आर ट्रक, 10% बस आर ट्रक। नो बाइक इज ट्रेन, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि बाइक का कार को छोड़ के किसी के साथ भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है। सम कार आर नोट बस, अब ये कार है ये बस है, तो कार का ये पार्ट बस नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सम ट्रक आर नोट ट्रेन, सम ट्रक आर नोट ट्रेन, तो ट्रक का ये पार्ट ट्रेन नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां से सारे सही हो गए, तो ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी आप बना सकते हो। तो यही रिवर्स सिलोगिज्म को सोल्व करने का सही। आप अपनी यार कंसेप्ट पे कमांड बताओ ना, आप डायग्राम जल्दी जल्दी बनाना और चेक करना सीख गए तो फिर क्यों टाइम लगेगा? किसी क्वेश्चन की डिमांड अगर 2 मिनट की है, एग्जाम में 1 मिनट की है, तो उसको देना पड़ेगा। बाकी लोग तो सोल्व ही नहीं कर पाए, आप सोल्व कर पाओ और जल्दी कर पाओ तो आपके लिए बेहतर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं जानबूझ के रखा है यहाँ पे कि अगर कभी एग्जाम में पूछ भी ले, ये कोडेड सिलोगिज्म का है, यहां से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे डव एट द रेट टर्की, मतलब यहां पे जैसे ये देखो, ए हैज बी का मतलब है सम ए इज बी,
जैसे यहाँ एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब है ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो यानी इसका मतलब होगा ओनली अ फ्यू डव इज टर्की। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ओनली अ फ्यू डव इज टर्की, यहां बनाते हैं ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब है सम डव आर टर्की और सम डव आर नॉट टर्की, ये बनेगा। फिर पिजन परसेंटेज ऑस्ट्रिच, तो यहां पिजन ऑस्ट्रिच कुछ नहीं दिया अभी, गूज और करो भी नहीं दिया। ये देखो टर्की और पिजन में हैश दिया है, तो हैश का मतलब है सम पिजन सम टर्की आर पिजन, तो सम टर्की आर पिजन, ठीक है। फिर पिजन परसेंटेज ऑस्ट्रिच है, परसेंटेज का मतलब क्या है कि ऑल पिजन आर ऑस्ट्रिच, परसेंटेज का मतलब ऑल है, तो ऑल पिजन आर ऑस्ट्रिच, तो ये बनेगा भाई। फिर क्या है भाई, देखो गूज और ऑस्ट्रिच में डॉलर दिया गया है, देखो डॉलर है यहां पे, तो डॉलर का मतलब है नो, तो नो गूज इज ऑस्ट्रिच, तो कोई भी जो गूज है वो ऑस्ट्रिच नहीं है। फिर ये देखो गूज क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का मतलब है ओनली, तो ओनली करो, ओनली गूज इज करो, तो दैट मीन्स ऑल करो इज गूज, लेकिन यहां ओनली आया है, ध्यान रखना यहां क्या आया है ओनली, क्लियर है। और कहीं पे अगर डबल साइन आ रहा है, जैसे ये देखो परसेंटेज और एक्सक्लेमेटरी दोनों आ रहे हैं, तो परसेंटेज किसके लिए था, ऑल के लिए, एक्सक्लेमेटरी का मतलब पॉसिबिलिटी है, तो ए परसेंटेज एक्सक्लेमेटरी आया, दैट मीन्स ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये मतलब होगा इसका, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन चेक करो अब, पिजन डॉलर गूज, पिजन डॉलर, डॉलर का मतलब है नो, तो यहां इसका मतलब है नो पिजन इज गूज। नेक्स्ट देखो टर्की परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज का मतलब है ऑल और इसका मतलब पॉसिबिलिटी, तो ऑल टर्की इज ऑस्ट्रिच इज आ पॉसिबिलिटी, ये मतलब होगा। टर्की एंड गूज, एंड का मतलब है भाई, एंड का मतलब है सम नोट, तो सम टर्की इज नॉट गूज, ये चेक करना आपको। तो अगर फर्स्ट कंक्लूजन में चेक करूं, नो पिजन इज गूज, देखो पिजन का है, ये पिजन है और ये गूज है आपका, तो पिजन सारा किसका पार्ट है, पिजन ऑस्ट्रिच का पार्ट है, ऑस्ट्रिच और गूज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अगर ऑस्ट्रिच और गूज के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो पिजन ऑस्ट्रिच का पार्ट है, तो ये कैसे ट्रू होगा, मतलब ये ट्रू होगा क्योंकि पिजन सारा ऑस्ट्रिच है और ऑस्ट्रिच और गूज में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है यहां पे। नेक्स्ट है ऑल टर्की इज ऑस्ट्रिच इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये टर्की है और ऑल टर्की इज ऑस्ट्रिच, ये टर्की है और ये ऑस्ट्रिच है, क्या पॉसिबिलिटी है। अब टर्की का ये पार्ट तो ऑस्ट्रिच है और ये पार्ट किसकी बात करेगा, पॉसिबिलिटी की, तो वो भी तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि सम टर्की इज नॉट गूज, ठीक है, ये टर्की है और ये गूज नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि ऑस्ट्रिच और गूज में नो रिलेशन है और टर्की का ये पार्ट ऑस्ट्रिच नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे क्या होगा, ऑल फॉलोज, ठीक है, क्या होगा, ऑल फॉलोज। बात समझ में आई सबको, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी तक पूछा भी नहीं गया आरबीआई ग्रेड पे, वो तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको वो बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा हो यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो आपके लिए होमवर्क है। ये 17 और 18 रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, 17 और 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 ये है और क्वेश्चन नंबर 18 ये है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है, कमेंट करके बताना दोनों का। और अगर आपने इस पूरी क्लास में सीखा है इतना तो आप इनका डेफिनेटली आंसर करोगे। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, 2 मैंने अभी दिए क्योंकि मैंने आपको अभी बताए हैं रिवर्स सिलोगिज्म के कितने क्वेश्चन, तो आपका भी हक बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे इनका आंसर क्या है, ठीक है। मुझे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना फीडबैक मुझे दोगे, उतना ही मैं अच्छा पढ़ाऊंगा आपको।
लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं, आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो सारे लेक्चर इसी दमदार तरीके से आए तो आप भी पार्टिसिपेट करिए। लेकिन अगर आप सामने से एनर्जी नहीं दिखाएंगे, आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो मुझे कहां से मोटिवेशन मिलेगा? तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको? क्योंकि पढ़ा तो आपके लिए ही रहे हैं ना, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, और आप ही मोटिवेट नहीं करोगे हमें, आप ही पढ़ोगे नहीं, तो फिर तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ कि ये लेक्चर कैसे, किस तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, बाकी चीज़ें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आरबी ग्रेड बी 2022 के क्वेश्चन है, ये सोल्व करते हैं यार, फटाफट देखो क्या है। सम कैरम्स आर वुड, सब कैरम्स, सम कैरम्स आर वुड। ठीक है, सम वुड आर गेम्स, सम वुड आर गेम्स। नेक्स्ट है ऑल क्रिकेट इज गेम, सारा जो क्रिकेट है वो गेम है। नो गेम इज फ्रूट, कोई भी गेम फ्रूट नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई वर्ड आया नहीं है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ओनली अ फ्यू वेजीज आर फ्रूट। ठीक है, नो गेम इज फ्रूट, ऑल क्रिकेट इज गेम, सम कैरम आर वुड। ठीक है, सम वुड आर गेम्स, ऑल क्रिकेट इज गेम, और नो गेम इज फ्रूट। तो गेम तो है हमारे पास, तो ये गेम इज, नो गेम इज फ्रूट। ठीक है, नो गेम इज फ्रूट, तो ये बन गया। ओनली अ फ्यू वेजीज आर फ्रूट, तो ओनली अ फ्यू का मतलब है वेजीज आर फ्रूट, तो सम वेजीज आर फ्रूट और सम वेजीज आर नॉट फ्रूट, यही तो होगा। सम वेजीज आर फ्रूट, सम वेजीज आर नॉट फ्रूट। ठीक है, चलो देखो अब क्या होगा। फर्स्ट, ऑल वुड्स बीइंग वेजीज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल वुड्स बीइंग वेजीज इज अ पॉसिबिलिटी। ये वुड है, ये वेजीज है, तो वुड और वेजीज में तो बन जाएगा रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। बट आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने बोला है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट डोंट फॉलो, बट ये तो फॉलो कर रहा है यहाँ। नेक्स्ट है ऑल वेजीज कैन बी फ्रूट, बिल्कुल, क्या ऑल वेजीज कैन बी फ्रूट हो सकता है? अब देखो भाई, ऑल वेजीज कैन बी फ्रूट बोला है उसने, तो सम वेजीज आर फ्रूट है और सम वेजीज आर नॉट फ्रूट। सम वेजीज, यहां देखो ना, ओनली अ फ्यू वेजीज आर फ्रूट, तो सम वेजीज आर फ्रूट और सम वेजीज आर नॉट फ्रूट। तो फिर ये कैसे सही हो जाएगा कि सारी जो वेजीज हैं वो फ्रूट हो जाएं? क्योंकि वेजीज का ये पार्ट तो फ्रूट है ही नहीं, तो वो तो कह रहा है कि ऑल वेजीज कैन बी फ्रूट। कैन बी, क्या सारी वेजीज फ्रूट हैं? नहीं है, तो ये सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ओनली कंक्लूजन 2 सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आगे क्या है देखो, सही नहीं होगा, लेकिन डोंट फॉलो बोला है उसने, ये फॉलो कर रहा है। देखो नेक्स्ट, एटलीस्ट सम क्रिकेट इज वुड, एटलीस्ट सम क्रिकेट इज वुड। अब क्रिकेट के साथ ओनली था, नहीं ओनली नहीं था, सम क्रिकेट इज वुड, एटलीस्ट सम, तो ये क्रिकेट है, ये वुड है, तो क्रिकेट और वुड का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं करेंगे, फर्स्ट करेगा, तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3, क्योंकि उसने डोंट फॉलो पूछा था, तो डोंट फॉलो वाले यही है भाई। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट 20, ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2022 का क्वेश्चन है। ओनली अ फ्यू कैट्स आर लाइन्स, ओनली अ फ्यू कैट्स आर लाइन्स, ओनली अ फ्यू कैट are lines, some cat are lines, some cat are not lines, some lines are female, some lines are female, all cat are male, सारी जो cat हैं वो मेल है। ठीक है जी, यहां फॉलो बोला है, इस बार डोंट फॉलो नहीं बोला। देखो पहला क्या है, all cats being lines is a possibility, क्या सारे कैट लाइन हो सकते हैं? जब ओनली अ फ्यू कैट आर लाइन है, सम कैट लाइन है और सम कैट लाइन नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा भाई? जो चीज डेफिनेट होती है वो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ऑल वर्ड के साथ सम कैट आर लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल कैट आर लाइन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ तो कुछ कैट लाइन नहीं है ना, कैट का ये पार्ट लाइन नहीं है, तो ये कैसे सही हो जाएगा?
ठीक है। नेक्स्ट है ऑल फीमेल्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या फीमेल कैट हो सकती हैं? हो सकती हैं, क्योंकि फीमेल और कैट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सही होगी। एटलीस्ट सम लाइन्स आर मेल, एटलीस्ट बिल्कुल सही है, ये वाला पार्ट लाइन और मेल का। तो यहां पे जो आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 21। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्लियर है भाई? बात समझ में आई? चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा सेशन था। मैंने आपको बहुत बेसिक से बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें बताई हैं, अगर आपने वो सीखी होंगी तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस इतनी ना, प्रैक्टिस और करिए, क्वेश्चन उठाइए, लेकिन कंसेप्चुअल चीज़ें इतनी क्लियर कर दी हैं कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं? आपको मज़ा आ रहा है? अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करो, वही फीलिंग हमारे लिए मोटिवेशन है। आप मुझे बताओ कि आपको इस सेशन में मजा आ रहा है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको PYQ मिल रहे हैं, इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखें सेशंस को, तो कमेंट पक्का करना है आपको। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, ठीक है। तो बताना कि कैसा लग रहे हैं सेशन आपको, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर जरूर देना। एक बार में नहीं समझ में आ रहा हो, आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छी चीजें आपको नहीं मिलेंगी कहीं भी, ठीक है। चलो, तो कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपको ये लेक्चर देखने को मिलेंगे, मॉर्निंग 8 AM to 10 AM। टोटल मैं आपके लिए 12 लेक्चर लेकर के आऊंगा, जो आपको RBI ग्रेड बी में सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत आराम से क्लियर कर देंगे, अगर आप अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।